सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आज हम थर्मोडायनामिक का लास्ट वीडियो ये आपके लिए बना रहे हैं, प्योर सब्सटेंस। और ये जैसे वीडियो कंप्लीट होगा इसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे। जैसे हर चैप्टर खत्म कराने के बाद मैं आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ, वैसे ही इसको भी कंप्लीट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा। एंड देन हमारा थर्मोडायनामिक खत्म, उसके बाद हम HMT या RAC दोनों में से कोई एक हम चालू करने वाले हैं। ओके गाइस, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी आपको लगता है, जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, खासकर जो ये वीडियो सीरीज है आपको बता रहा शुरू से ही मैं इंट्रो दिया था, ये SSC JEE RRB JEE ऐसे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट वाले जो एग्जाम्स हैं इनको कवर करने के लिए बेस्ट है। अगर आप गेट के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं रिकमेंडेड नहीं करूँगा, क्योंकि गेट में बता चुका हूँ 80% न्यूमेरिकल आता है और न्यूमेरिकल वाले टॉपिक्स SSC JEE RRB JEE में सिर्फ 20%। क्लियर है? तो वो 20% के अकॉर्डिंग ही मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा, गेट लेवल के न्यूमेरिकल्स में आपको नहीं कराऊंगा। क्लियर है? तो गाइस थोड़ा सा नॉइज आपको आ रहा होगा बैकग्राउंड में, कुछ शादी टाइम का है तो बाहर बहुत ज़्यादा शोर है। मैंने सारे गेट अपने बंद कर दिए, फिर भी साउंड काफ़ी आ रहा था। फिर मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट किया कि चलो ठीक है, देखते हैं थोड़ा बहुत कम होगा, देखते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं सेकंड प्योर सब्सटेंस के सेकंड पार्ट। तो ये डायग्राम तो आपको प्योर सब्सटेंस अगर इससे पहले लेक्चर देखे होंगे तो आपको ये टेम्परेचर और एंट्रोपी का डायग्राम बहुत अच्छे से आपको पता होगा, किसको क्या बोलते हैं वो भी पता होगा। बट एक बार हम रिवीजन करने वाले हैं यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट। क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट काफी ज्यादा साउंड इरिटेट कर रहा है मुझे भी। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, सॉरी सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है और जो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, ये आकर एक पॉइंट पे मिलती है, इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ये और क्रिटिकल पॉइंट के इधर साइड, मतलब ये जो लाइन है, ये रेड लाइन जो है, इसको हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। ठीक है? और क्रिटिकल पॉइंट के उधर वाले जो पार्ट है इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड वेपर लाइन। वेपर लाइन क्लियर है? क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, क्लियर हो गया। अगला हम देखने वाले हैं गाइस सब कूल्ड रीजन या अंडर कूल्ड रीजन। अब इस डायग्राम में कुछ सब कूल्ड रीजन भी होगा जो काफी ठंडा या सुपर हीटेड काफी गर्म जोन भी होगा, तो ही डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम सब कूल्ड रीजन, सब कूल्ड है ना, हाँ, सब कूल्ड रीजन हम डिस्कस करते हैं। सब कूल्ड ओके, सब कूल्ड रीजन। इस डायग्राम में सब कूल्ड रीजन क्या होता है हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो अपन एक मार्किंग कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ पॉइंट 1, इसको बोल देता हूँ पॉइंट 2, इसको बोल देता हूँ पॉइंट 2, दिस इज पॉइंट 3 एंड दिस इज पॉइंट 4 एंड एक सेंटर पे देता हूँ पॉइंट 4। मैंने ये 4 पॉइंट यहाँ पे मार्क किया है और आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। तो सब कूल्ड रीजन क्या होता है, वैसे ही इसके ऊपर भी आप 1 डैश 2 डैश 4 डैश 3 डैश 5 डैश 4 डैश 5 डैश ऐसे मार्क कर लेना। अब अपन डिस्कस करते हैं सब कूल्ड रीजन। सब कूल्ड रीजन की बात किया जाए तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो होता है, ऑब्जेक्ट जो भी आप ऑब्जेक्ट रखोगे, ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा वो लेस देन होगा आपके टी सैचुरेटेड से। सैचुरेटेड टेम्परेचर से कम होगा आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर। ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम सब कूल्ड रीजन, मतलब सब कूल्ड ऑब्जेक्ट या सब कूल्ड रीजन में रखा हुआ ऑब्जेक्ट्स भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? जैसे अब सैचुरेटेड टेम्परेचर कहाँ है फिगर के अकॉर्डिंग, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब अपन समझे थे ना प्योर सब्सटेंस में, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो टेम्परेचर इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं, यही तो हुआ हमारा टी सैचुरेटेड, यही तो हुआ हमारा टी सैचुरेटेड। टी से आपका ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर टी सैचुरेटेड टेम्परेचर से कम है, इसका मतलब पॉइंट 1 इधर कहीं पे है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये वो हमारा जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं सब कूल्ड रीजन। अगला हम थर्ड पॉइंट देखने वाले हैं सुपर हीटेड। सुपर हीटेड, सुपर हीटेड रीजन देखते हैं। सुपर हीटेड रीजन क्या है? सुपर हीटेड रीजन का मतलब ये होता है कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा टी सैचुरेटेड से। तो टी सैचुरेटेड से ज्यादा होगा मतलब 0.4। ये जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग कहते हैं सुपर हीटेड रीजन। क्लियर है? अब यहीं पे कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज सुपर डिग्री ऑफ सुपर हीटेड। डिग्री ऑफ सुपर हीटेड
सुपर हीटेड, ठीक है, सुपर हीटेड की बात करें तो डिग्री ऑफ सुपर हीटेड का मतलब क्या होता है, इनमें से बड़ा क्या है, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, है ना, तो अपन लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर माइनस टी सैचुरेटेड, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, सब कूलिंग रीजन को, डिग्री ऑफ सब कूलिंग रीजन के लिए हम क्या बोल सकते हैं, क्या ज्यादा है, टी सैचुरेटेड माइनस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर, ये हो जाएगा डिग्री ऑफ दिस, ठीक है। नाउ गाइस अब हम देखने वाले हैं फोर्थ पॉइंट जो अपना है वो है वेट रीजन। वेट रीजन गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूनिवर्सिटीज में भी कई एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, मतलब जनरल आप बीटेक बीई के लिए तैयारी कर रहे हो, तो थर्मोडायनेमिक में, आरआईसी में, एचएमटी में गाइस ये जो प्योर सब्सटेंस का, चलो मार दो गोली प्योर सब्सटेंस को, ये जो डायग्राम है ना, इस डायग्राम के एक एक पॉइंट्स का मतलब बहुत जरूरी है। अगर इस डायग्राम को आप नहीं समझ पा रहे हो, इस डायग्राम को अगर नहीं समझते हो, किस पॉइंट को क्या कहते हैं, किस रीजन, कौन सा रीजन कहाँ होता है, तो आप थर्मोडायनेमिक, तो आपका मतलब फिर आप हेट करोगे थर्मोडायनेमिक से। अदरवाइज समझ में है, नॉलेज है इसकी, थर्मोडायनेमिक सबसे आसान है, क्लियर है। तो वेट रीजन की बात करें तो ये जो पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का रीजन जो है, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 का जो रीजन है, और जनरली कहा जाए पॉइंट 5 का जो एरिया है, यही है हमारा वेट रीजन, यही है हमारा वेट रीजन, ये वाला पॉइंट। इसमें क्या होता है, वाटर के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वाटर मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, वाटर नहीं बोलूंगा क्योंकि ये क्या पता किसका है, ये डायग्राम किसी का भी हो सकता है, तो कैसे कहते हैं, वेपर प्लस लिक्विड रीजन है, इसीलिए तो वेट बोल रहे हैं। वेट रीजन क्या होता है, उसमें कुछ अमाउंट ऑफ वेपर भी है, कुछ अमाउंट ऑफ लिक्विड भी है, ऐसे रीजन को हम कहते हैं वेट रीजन। ये जो एरिया है ये हमारा वेट रीजन है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सेंसिबल हीटिंग। बहुत बार अपन, जब से थर्मोडायनामिक का लेक्चर स्टार्ट किया हूं मैं, सेंसिबल हीटिंग के लिए बहुत बार हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल सेंसिबल हीटिंग समझ में आएगा। तो गाइस आपको याद होगा, इससे पहले वीडियो वगैरह देखे होंगे लेक्चर हमारा बियो सब्सटेंस पे, तो हम क्या ऐसा फिगर आपको बना के बता रहे थे ना, और एक फिगर और बनाया था जिसमें मैं बता रहा था, अगर ये लाइन है, ये एक सॉलिड ऑब्जेक्ट लिया पॉइंट 1 पे, फिर उसका टेम्परेचर, उसमें हीट ऐड करता गया, हीट ऐड करता गया, तो नंबर 2 तक उसके अंदर क्या होती है, सेंसिबल हीटिंग होती है। नंबर 2 से नंबर 3 तक लैटेंट हीट होती है, और जब लैटेंट हीट होता है तो सब्सटेंस 3 पे हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट, सॉलिड ऑब्जेक्ट लो, उसमें हीट ऐड करोगे तो शुरू में तो टेम्परेचर बढ़ता हुआ आपको फील होगा, पॉइंट 2 तक टेम्परेचर बढ़ता हुआ फील होगा। क्योंकि सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप हीट बॉडी में ऐड करोगे, टेम्परेचर भी उसका बढ़ता जाएगा। फिर कुछ बार उतने ही हीट आप देते जाओ, तो कुछ देर बाद आप देखोगे कि भाई आपका टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो, टेम्परेचर बढ़ना बंद हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, बट आप देखोगे कि जो सॉलिड है उसका फेस चेंज हो रहा है, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। उसी को तो लैटेंट हीट बोलते हैं कि आप हीट ऐड करते जाओ बॉडी में, उस टेम्परेचर पे कोई असर नहीं होगा, सिर्फ फेस चेंज होगा, है ना। उसी को तो मैंने बनाया था, जब लॉगरिथमिक बनाया था कि वो कुछ लॉगरिथमिक होता है, फिर किस तरीके से फिगर बनाया था ना। ये जो जोन है, यही तो है हमारा क्या जोन, ये जोन को क्या बोलते हैं, इस जोन को हम कहते हैं सेंसिबल हीटिंग हो रही है ना, सेंसिबल हीटिंग जोन। इस जोन को क्या कहते हैं हम, लैटेंट हीट जोन, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है गाइस, ये आप अच्छे से समझ पकड़ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। तो dq कितना हीट ऐड करते हैं, dq इज इक्वल टू m cp dt, ठीक है, हीट ऐड। अब बोलोगे cp क्यों, cv क्यों नहीं, भाई cv के लिए dh एंथैल्पी की जब बात करते हैं ना, तब हम cv dt लिखते हैं, क्लियर। सॉरी हम मिस्टेक है, एंथैल्पी के केस में Cp होता है, तो ये जो है इसको इज इक्वल टू डी एंथैल्पी भी लिख सकते हैं, और ये इंटरनल एनर्जी Du, इंटरनल एनर्जी mCvdt, ठीक है। तो सेंसिबल हीटिंग में मतलब क्या हो रहा है, एंथैल्पी चेंज हो रहा है विद कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए हीट एडिंग का अपन जब स्टार्टिंग में जब लेक्चर पढ़ रहे थे हीट एडिंग, तो हमने उसमें जब कांस्टेंट आइसोबैरिक प्रोसेस में पढ़ा था, तो dq हीट ट्रांसफर कितना निकला था, mCpdt निकला था हीट ट्रांसफर, इसी को तो हम कहते थे क्या, एंथैल्पी, dH का भी फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। तो अपन उतना कुछ नहीं जानना, बस अपन को सेंसिबल हीटिंग का मतलब समझना है। सेंसिबल हीटिंग क्या है, सेंसिबल हीटिंग का मतलब क्या होता है, अगर जैसे जैसे आप बॉडी में हीट ऐड करते जाओगे उसका टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा। फिफ्थ 6 पॉइंट पढ़ा जाए, लैटेंट हीट
लेटेंट हीट, तो जैसे जैसे बॉडी में हीट ऐड करते हो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, बट फेस क्या होगा, चेंज होता हुआ दिखेगा। ये हुआ लेटेंट हीट। तो यहाँ पे कहाँ हो रहा है, तो यहाँ पे ये जो रीजन है, ये रीजन है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट जोन, और ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं सेंसिबल हीटिंग। यही तो हो रहा है सेंसिबल हीटिंग, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ये है सेंसिबल हीटिंग और दिस। अब आगे बढ़ते हैं अपन गाइस, अब हम ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करते हैं। जनरली देखा जाए, जैसे मैं अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करूं, तो हम कोई भी वेपर अगर हम बना रहे हैं, तो हम जो भी वेपर हम जनरेट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई उस वेपर बना रहे, उस वेपर में वाटर मॉलिक्यूल्स ना हो। अगर वाटर मॉलिक्यूल जितना कम होगा उस हमारे सिस्टम में, जितना वाटर मॉलिक्यूल्स कम होगा, उतनी उसकी एफिशिएंसी हमारी जो भी सिस्टम की होगी अच्छी होगी। क्योंकि भाई हम उसको हीट कर रहे हैं, इसलिए हीट कर रहे हैं ना, या तो वो जो सिस्टम है हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाए, और वेपर में जब कन्वर्ट हो तो उसमें वाटर पार्टिकल्स कम हो, अदरवाइज बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, है ना। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन है, मान लो मैंने यहाँ जनरली ड्राइनेस फ्रैक्शन आपको भी मैं बताऊंगा, जैसे ये पॉइंट रख दिया, तो ये वेट रीजन में है, ये इसको वेट रीजन भी बोलते हैं ना, वेट रीजन है। तो वेट रीजन में इसमें कितना अमाउंट ऑफ आपका वाटर मॉलिक्यूल्स है, वेपर में, इसके वेपर में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड है, दैट्स कॉल्ड ड्राइनेस फ्रैक्शन। या लिक्विड में कितना अमाउंट ऑफ वेपर है, तो वही होता है ड्राइनेस फ्रैक्शन, जिसको हम x से डिनोट करते हैं। इसको लिखते हैं, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर, इट इज रेशियो ऑफ मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास ऑफ अ सिस्टम, और जो भी आपने लिया है, ठीक है। इसको और कैसे लिखते हैं कि मास ऑफ वेपर अपॉन मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड, टोटल मास क्या होगा उसमें, वेपर और लिक्विड, वही तो होगा। तो इस तरीके से भी हम ड्राइनेस फ्रैक्शन लिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे, ठीक है, ये इस लाइन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन के पे अगर मैंने पॉइंट यहाँ रख दिया, 2 की बात कर रहा हूँ, तो 2 पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है। तो सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे ड्राइनेस फ्रैक्शन निकाला जाए, तो इस पॉइंट पे लिक्विड लाइन है ना, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, वेपर तो है ही नहीं, तो ये हो गया 0। वेपर क्या हो गया, 0। तो यहाँ पे वेपर 0 प्लस लिक्विड तो है, तो लिक्विड को ml वैसे ही रख देते हैं, फॉर्मूला पुट करो, आंसर कितना आएगा, 0। तो ड्राइनेस फ्रैक्शन यहाँ पे आया सैचुरेटेड पॉइंट पे 0, क्योंकि भाई ये तो लिक्विड लाइन है ना, यहाँ पे वेपर कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और अगर सैचुरेटेड वेपर लाइन की बात किया जाए, मतलब पॉइंट 3 पे अगर मैं रख रहा हूँ, इस पॉइंट की बताएं, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या निकलेगी इस पॉइंट का, वेपर, तो सैचुरेटेड वेपर लाइन है, तो जाहिर सी बात है वेपर तो होगा ही, प्लस लिक्विड नहीं होगा 0, और देखोगे ये कट गया 1। तो इससे ये समझ में आता है कि जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो हमारा 0 से 1 के बीच में ही होगा, ना इससे कम हो सकता है ना इससे ज्यादा हो सकता है। हमने निकाल के अभी देखा, क्योंकि बताया ये जो जोन है, ये जोन को हम लोग क्या बताया, इस सुपर हीटेड जोन हो गया, इसमें मतलब अमाउंट वेपर होगा ही नहीं। ये कूल्ड जोन होगा जिसमें वेपर ही लिक्विड होगा, ठीक है। ये जो यही तो वेट रीजन है, वेट रीजन में जिसमें वेपर प्लस लिक्विड बोथ होते हैं। तो हमको पता होना चाहिए ना भाई उस वेपर की परसेंटेज कितनी है, लिक्विड की परसेंटेज कितना है, उसी चीज को हम ड्राइनेस फ्रैक्शन के नाम से भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ड्राइनेस फ्रैक्शन। अब कुछ और भी आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम गाइस मैं लास्ट तक रखने वाला हूँ, इस वीडियो के लास्ट तक ये डायग्राम, क्योंकि अभी जितने भी टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम, हर टॉपिक्स में इस डायग्राम का योगदान रहेगा, ठीक है। अब देखो, एक फॉर्मूला हम डेवलप करने वाले हैं, एक ऐसा फॉर्मूला हम डेवलप करने वाले हैं, उसके हेल्प से हम कुछ बहुत सारे फॉर्मूला निकालने वाले हैं यहाँ पे। बट उस फॉर्मूले को तो आप तभी याद कर पाओगे जो मैं चीज अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको आई थिंक फॉर्मूला याद ही ना करना पड़े। फॉर्मूला भूल भी जाओगे ना, तो जो अभी चीज रिजल्ट आने वाला, जो चीज बताने वाला हूँ, उसके रिजल्ट से आप आराम से फॉर्मूला निकाल सकते हो चुटकियों में, ठीक है। तो देखो, मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमारा नीचे लिक्विड है और ऊपर हमारा क्या है, गैस। तो मैं ऊपर जो है उसको बोलता हूँ स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस, और नीचे वाले को बोलता हूँ इसकी वॉल्यूम जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, टोटल स्पेसिफिक, मैं देखो छोटा स्मॉल वी दिखा, मैं कैपिटल वी नहीं, मैं स्मॉल वी बता रहा हूँ। कैपिटल वी मतलब टोटल वॉल्यूम हो जाता है, स्मॉल वी का बात कर रहा हूँ, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, स्मॉल वी का मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
और स्पेसिफिक वॉल्यूम में जब मास का मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके हमारा कैपिटल V बनता है, ठीक है। ओके, तो टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना हो जाएगा, Vg प्लस Vf। क्लियर है। अब हम मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल वॉल्यूम में हम टोटल मास मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम में हम टोटल मास मल्टीप्लाई करेंगे, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस के लिए मास ऑफ गैस मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे भी मास ऑफ फ्लूइड मल्टीप्लाई करेंगे Vf में। इतना क्लियर है। ओके, नाउ इस m को आप इधर ट्रांसफर कर दो, तो mg अपॉन m Vg प्लस m ऑफ अपॉन m Vf। ये रिजल्ट को आपको ध्यान से देखते जाना है, ठीक है। अब इसको अब देखो क्या कर सकते हैं अपन इसके साथ। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल। ये क्या है, ये टोटल ही था ना, ये क्या था, टोटल था। तो मास ऑफ वेपर या गैस लिखो चाहे वेपर बोलो, मास ऑफ वेपर अपॉन टोटल मास को हम अभी हमने पढ़ा, हम उसको ड्राइनेस फ्रैक्शन बोलते हैं, प्लस और ये मास अब ये तो उल्टा हो रहा है, mf मास ऑफ लिक्विड अपॉन टोटल मास, इसको 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी तो ड्राइनेस फ्रैक्शन ही बन रहा है। और ड्राइनेस फ्रैक्शन में अगर टोटल अगर हम क्वांटिटी 1 है, टोटल क्वांटिटी 1 है, तो 1 में से अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन को माइनस कर दें तो हमारा फ्लूइड की तो डिटेल निकलेगी, ठीक है। तो ऐसे लिख दिया। एक तरीका और इसको समझने का, बट कोई बात नहीं, ये रिजल्ट आप याद रखो और आपका काम हो जाएगा। तो इससे अलग करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ओके, इसको और इसको एक साथ कर दो, और इसको मैं अलग कर रहा हूं। तो 1 Vf था, तो Vf प्लस दोनों में से x कॉमन ले रहा हूं, Vf माइनस Vg ना, Vf माइनस x कॉमन लेंगे तो प्लस में चाहिए, इसको प्लस में, तो x Vg माइनस Vf, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Vf प्लस x Vf यस Vfg ना। ओके, ये फॉर्मूला हमारा बन के आया। स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना हो अगर आपको इस सिस्टम की, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है इज इक्वल टू स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड प्लस प्रोडक्ट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस एंड फ्लूइड। क्लियर है। तो जनरली हम क्या लिखते हैं, वी एफ जी को हम लिखते हैं, वी एफ जी को हम लिखते हैं वी जी माइनस वी एफ, वी जी माइनस वी एफ, ठीक है। तो वही है तो बाकी सब चीजों को मैं मिटा दे रहा हूं यहाँ पे, और आपको जो मेन हमारा रिजल्ट आया उस रिजल्ट को ही याद रखना है। क्लियर है। और देखो उस रिजल्ट से हम अभी क्या क्या चीजें कर रहे हैं। अभी कुछ चीजें मैं लिखूंगा, अगर आप थोड़ा बहुत भी थर्मोडायनेमिक पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो अगर ये जो रिजल्ट हमारा निकला, हमने वॉल्यूम के साथ सिर्फ कंटेनर में हमने लिक्विड रखा, तो लिक्विड की एंथैल्पी होगी, एंट्रोपी होगी, प्रेशर होगा, बहुत कुछ है, बट हमने सिर्फ वॉल्यूम स्पेसिफिक वॉल्यूम से लिया और उसके रिजल्ट निकाला, तो ये निकला। ठीक है। इसी तरह अगर एंट्रोपी की बात करें तो एंट्रोपी इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ फ्लूइड, सेम इसी तरह बनेगा, प्लस SFG। एंट्रोपी के केस में सेम इक्वेशन बनेगा। ठीक है, बस एंट्रोपी आ जाएगा। एंथैल्पी की बात करें तो H इज इक्वल टू HF प्लस XHFG। ये तीन रिजल्ट हमने ये फाइंड किया, दिस इज नंबर 1।
तो स्पेसिफिक वॉल्यूम मैंने आपको प्रूफ करके बताया, वैसे अगर एंट्रोपी के लिए करेंगे तो एंट्रोपी के लिए भी हम प्रूफ करके एंट्रोपी का रिजल्ट निकाल सकते थे, वैसे ही हम प्रूफ करके एंथैल्पी का भी रिजल्ट निकाल सकते थे। बट हमें कोई जरूरत नहीं, हमने जो सिस्टम लिया उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम का रिजल्ट ये निकला, और स्पेसिफिक वॉल्यूम के टर्म्स को हटा के वहां पे एंट्रोपी रख दो, एंट्रोपी चेंज के लिए आ जाएगा, एंथैल्पी रख दोगे तो एंथैल्पी की प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इस तरीके से हमारा गाइस ये 3 बेस्ड फार्मूला बन के आता है, जो कि काफी ज्यादा जरूरत है आगे के लिए। अब ये जो फार्मूला है ये जनरली ये जो है ये बहुत कम यूज होता है, बहुत कम। कुछ ही क्वेश्चंस में आपसे पूछेंगे कि भाई स्पेसिफिक इस पॉइंट पे बताओ कि स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या है। ये जो फार्मूला आया है ये जनरली पॉइंट्स का आया है। पॉइंट 1 पे बताइए क्या है टोटल स्पेसिफिक वॉल्यूम, क्या है टोटल एंथैल्पी, क्या है टोटल एंट्रोपी। पॉइंट 2 पे क्या है, पॉइंट 3 पे क्या है, पॉइंट 4 पे क्या है। ये सब पॉइंट्स की हमें, क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं पूछते हैं पॉइंट 2 पे बताइए हमारा एंट्रोपी कितना है, पॉइंट 3 पे एंथैल्पी कितना है। विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला हम वो चीजें कैलकुलेट करेंगे। ओके गाइस, तो ऐसे ही हम 1 बाय 1 एक तरफ से मूव करते हुए हर एक पॉइंट के वैल्यूज को निकालना सीखेंगे, ठीक है। और उस वैल्यू को सिर्फ हम कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि क्या फार्मूला, हर पॉइंट के एक अलग फार्मूला आता है, ठीक है। वो आपको याद भी हो जाएगा यहाँ पे, और जब भी क्वेश्चंस आएगा तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना, बैठना नहीं है, डायरेक्ट उस पॉइंट का फॉर्मूला रखना है, वैल्यू रखना है, आंसर आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं फॉर्मूला कैसे बनता है। ओके गाइस, तो एंथैल्पी एट वेरियस पॉइंट्स, इस फिगर में टेम्परेचर और एंट्रोपी का ये ग्राफ है, ठीक है। अब हम अलग अलग पॉइंट के लिए एंथैल्पी निकालने वाले हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा जल्दी यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले अपन निकालते हैं पॉइंट 1 के लिए। पॉइंट 1 के लिए देखो ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं HF लाइन, सॉरी HG लाइन, सॉरी HG नहीं बोलेंगे, मतलब ये जो लाइन होता है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड वेपर लाइन। तो यहाँ की हर जो पॉइंट होगी वो वेपर को ही डिनोट करेगी। तो हम एंथैल्पी की बात कर रहे थे, इस पॉइंट को हम एंथैल्पी से डिनोट करेंगे, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं HG, ठीक है। और इस ये सैचुरेटेड लिक्विड लाइन है, इसलिए एंथैल्पी के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो HF लिख देते हैं। ये HF पॉइंट, ये HG पॉइंट, क्लियर है। तो HG की वैल्यू कितनी निकलेगी वो देखिए। तो HG की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकलेगी, या पॉइंट H1 की जो वैल्यू है, पॉइंट 1 की जो वैल्यू है H1 इज इक्वल टू H1 की वैल्यू जो है HF प्लस लेटेंट हीट, यस HF प्लस लेटेंट हीट। देखो ये जो फ्लूइड का मैंने इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, HF नाम दिया है ना। तो हम यहीं से शुरू करते हैं। तो अगर मुझे पॉइंट 1 के लिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ये चीजें मिल जाती है HF वाले पॉइंट, तो अगर पॉइंट 1 के लिए आपको वैल्यू निकालनी है तो क्या करो, H1 की निकालना हो तो ये HF जो है इस HF में इस लाइन को, ये क्या है, लेटेंट हीट वाला तो लाइन है ना, इसी को तो लेटेंट हीट वाली लाइन बोलते हैं। लेटेंट हीट प्लस कर दो तो यहाँ थे, लेटेंट हीट प्लस करके यहाँ पहुंच गए, तो H1 की वैल्यू निकल गई, ठीक है। इसी तरीके से अगर H2 की वैल्यू निकाला जाए, कहाँ टू, सुपर हीटेड रीजन में है, तो H2 की जो वैल्यू निकलेगी तो उसके लिए H1 चाहिए होगा प्लस ये चीज चाहिए होगी, तो H1 प्लस। अब सुपर हीटेड रीजन में जा रहे हो तो यहाँ पे आपको सुपर हीटेड वाला टर्म्स यूज करना होगा। इन दोनों में टेम्परेचर किसका ज्यादा है, की सैचुरेटेड है, टेम्परेचर 2 ज्यादा है, तो T2 माइनस T1 Cp, ये बन जाएगा H2 पॉइंट का फॉर्मूला, ठीक है। वैसे ही H3 पॉइंट का बात करते हैं, तो H3 के पास आ रहे हैं, यहाँ पे वापस से आ रहे हैं, तो क्या करेंगे, HF लिख देता हूं मैं, और HF में मैं माइनस कर देता हूँ, क्या माइनस कर देता हूँ Cp, कौन सा ज्यादा है दोनों में से, टेम्परेचर T सैचुरेटेड ज्यादा है, तो T सैचुरेटेड यहाँ पे, सॉरी 1 ना लिख के मैं T सैचुरेटेड लिखता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, T सैचुरेटेड माइनस T3, ये बन जाएगा फॉर्मूला किसका, पॉइंट 3 का, ठीक है। और पॉइंट 4 की बात करें, दिस इज तो एंथैल्पी एट पॉइंट 4 क्या बन जाएगा, दिस HF में हम क्या प्लस कर दें, ड्राइनेस फ्रैक्शन HFG। यही तो फॉर्मूला अभी हमने इससे पहले निकाला था, वो वेट रीजन का ही फॉर्मूला निकला था। कहीं भी वेट रीजन में पता करना हो, ड्राइनेस फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई HF प्लस दिस ड्राइनेस फ्रैक्शन और दिस HG माइनस HF। HFG का मतलब होता है HG माइनस HF। तो ये हमारा एंथैल्पी का फॉर्मूला बन के आया। सेम टू सेम गाइस, सेम टू सेम। एंट्रोपी का पूछे तो एंट्रोपी का भी सेम टू सेम हमारा फॉर्मूला बन के आता है, बस थोड़ा सा चेंजेस होगा। जहां लेटेंट हीट है वहां
क्योंकि एंट्रोपी के टर्म की बात कर रहे हैं तो एंट्रोपी में जनरली लॉगरिथमिक चेंजेस होते हैं। तो लॉगरिथमिक चेंजेस को देखने के लिए चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार। देखो ध्यान से, पॉइंट 1 के लिए एंट्रोपी निकालने वाले हैं, S1 निकालने वाले हैं। तो S1 के लिए अब ये जो पॉइंट है ये SF हो जाएगा और इस पॉइंट को हम बोल देंगे SG, क्योंकि अब हम एंट्रोपी की बात करते हैं। S1 जो निकलेगा SF प्लस लेटेंट हीट में T सैचुरेटेड का डिविडी, इससे हमारा S1 निकल जाएगा दिस पॉइंट। ठीक है, ऐसे ही S2 की बात कर रहे हैं, सुपर हीटेड रीजन की बात कर रहे हैं। इसके लिए पहले S1 चाहिए होगा, S1 निकालेंगे तो S1 में हम प्लस करेंगे CpLN T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T सैचुरेटेड, इस पॉइंट का टेम्परेचर T सैचुरेटेड, इस पॉइंट का टेम्परेचर T2। ठीक है, ये बनेगा S2 निकल गया। ऐसे ही S3 निकालना है, S3 निकालने के लिए पहले SF चाहिए होगा। SF में अगर हम माइनस कर देते हैं क्या, ये अमाउंट Cp ज्यादा क्या है T सैचुरेटेड, तो T सैचुरेटेड अपॉन T3, ये हमारा S3 निकल गया। सिमिलरली H4 की बात करते हैं, पॉइंट 4, तो S4 इज इक्वल टू S4 4 पॉइंट की बात करें तो S4 इज इक्वल टू SF प्लस XSFG। पॉइंट 4 का डिटेल निकल गया। उसके बाद और कुछ बचा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था हमारा एंट्रोपी के गाइस केस में। अब हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो गाइस अभी तक मैंने जितने फॉर्मूले आपको बताए हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम से रिलेटेड, एंथैल्पी से रिलेटेड, एंट्रोपी से रिलेटेड, इसी से हमारा क्वेश्चंस बनके आते हैं। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, ये सारे फॉर्मूले जब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे ये सब काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो गाइस अब हम थोड़ा सा अब मूव कर रहे हैं, हमारा मेन न्यूमेरिकल पार्ट अब खत्म हो चुका है और खत्म हो चुका है, फिर से हम एक छोटे से थ्योरेटिकल टॉपिक पे चलेंगे। और थ्योरेटिकल टॉपिक ये है कि हम पहले बात करते हैं एक डिफरेंस का। हमने शुरू में जब वीडियो स्टार्ट किया थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, उसमें बॉयल्स लॉ, फिर चार्ल्स लॉ और फिर गे-लुसाक लॉ। हमको यही जरूर ज्यादातर थर्मोडायनेमिक्स में हमारा इन्हीं काम आता है। बॉयल्स लॉ में हम P और V का रिलेशन बनाते हैं, फिर चार्ल्स लॉ में V और टेम्परेचर का रिलेशन, और गे-लुसाक में P और टेम्परेचर का रिलेशन। क्योंकि PV इज इक्वल टू MRT होता है, P और V का इन्वर्सली का रिलेशन है। ओके, P और V का इन्वर्सली का रिलेशन है, ठीक है। तो बॉयल्स लॉ में P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और चार्ल्स लॉ में V और T का डायरेक्टली रिलेशन है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। गे-लुसाक में P डायरेक्टली, P भी T से डायरेक्ट है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। एक और आता है हमारा एवोगैड्रो लॉ। वो क्या होता है हमारा, क्योंकि M जो P है वो हमारा M पे भी डिपेंड होता है या N पे भी डिपेंड होता है, नंबर ऑफ मोल्स पे, एवोगैड्रो में आता है। तो यहाँ से गाइस हमको मेन चीज सीखना, यहाँ पर एक डिफरेंस सीखने वाले हैं जो कि अपन समझ नहीं पाते हैं कि जो PV इज इक्वल टू NRT और PV इज इक्वल टू MRT में क्या डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप PV इज इक्वल टू MRT लिखे हो ये सही है, बट PV इज इक्वल टू NRT ये गलत है। दिस इज राइट। PV इज इक्वल टू NR के ऊपर बार डैश T। अब ये जो R बार है इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और ये जो वाला जो R है इसको हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, ठीक है। और जनरली जो कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट R जो होता है वो यूनिवर्सल गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये जो M है ना ये वही M है। अब आप रिलेशन बना के देखो कैसे बन जाएगा। ये दोनों इक्वेशन में डिफरेंस है बिकॉज ऑफ दिस, ये चीज आपको माइंड में रखनी है। अब गाइस बहुत शॉर्ट में एक चीज पूछ रहे हैं कि वाटर वेपर आइडियल गैस कब शो करता है। वाटर वेपर को क्या हम आइडियल गैस कह सकते हैं, वेपर को गैस कह सकते हैं, कब कह सकते हैं। वेपर मतलब जनरली वाटर वेपर को क्या आइडियल गैस हम कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। कब, जब प्रेशर 10 पास्कल से कम होगा, ठीक है, 10 किलो पास्कल से जब उस वेपर का प्रेशर कम होगा, इन दैट केस वाटर वेपर को हम आइडियल गैस कह सकते हैं। अगर फिगर बनाऊं तो इस रीजन की बात कर रहे हैं,
ये हो गया प्रेशर P1, ये हो गया प्रेशर P2, ये हो गया प्रेशर 3 टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर हमारा ऐसे इंक्रीज हो रहा है। तो मान लो कि ये हमारा 10 पास्कल है, 10 किलो पास्कल का रीजन है। तो इसके नीचे का रीजन, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे अगर वाटर वेपर की वैल्यू आ रही है, प्रेशर जो आ रहा है 10 किलो पास्कल से नीचे है आपके वाटर वेपर का, तो हम इस आइडियल गैस को कह सकते हैं वाटर वेपर को। एक चीज ये माइंड में रखना है। दूसरा गाइस कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की बात करें तो Z से डिनोट करते हैं P स्पेसिफिक वॉल्यूम अपॉन RT, दिस फॉर्मूला कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यूज करना है और कोई ज्यादा इसकी डिटेल में आपको जानने की जरूरत ही नहीं है, काम ही नहीं पड़ता हमको, इसलिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। ये बना कैसे, यही तो है गाइस याद करने का तरीका। PV इक्वल टू MRT, ठीक है, ये M इज इक्वल टू हो गया PV अपॉन RT, ठीक है, स्पेसिफिक है, इसको Z से कांस्टेंट करके ऐसा फॉर्मूला हमारा बन गया है। इसी को कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का मतलब जब हम अलग अलग प्रेशर पे कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू निकालेंगे, मतलब Z अपॉन एब्सोल्यूट प्रेशर के टर्म्स में निकालेंगे, हमारी जो ग्राफ्स बनेंगी कुछ इस तरीके से ग्राफ बनती है। तो ये जो पॉइंट है, ये 1 पॉइंट पे ऐसा कुछ होता है, 0 से 0.1 0.2 तो 1 तक जब पहुंचेंगे, इस पॉइंट को ही हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट आइडियल गैस बिहेवियर। मतलब किसी की कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर Z की वैल्यू अगर 1 है तो हम कह सकते हैं कि वो जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको मेन जानना था। और गाइज यहाँ पे हमारा थर्मोडायनेमिक्स पूरा खत्म होता है। नेक्स्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम RAC या HMT स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट में अगले वीडियो में। चलिए, गुड नाइट।